अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपी का चैप्टर नंबर 21 जो नी वाला चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है। उसमें आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है डैट इज़ टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी। टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी में हमारे पास इसकी 3 टाइप्स आ जाती हैं। यूनी कंपार्टमेंट नी आर्थ्रोप्लास्टी हो सकती है, बाई कंपार्टमेंट नी आर्थ्रोप्लास्टी हो सकती है और ट्राई कंपार्टमेंट नी आर्थ्रोप्लास्टी हो सकती है। अब हम इन तीनों टर्म्स को जो है हम मिस्टेकनली ले लेते हैं कि हम ये समझते हैं कि यूनी कंपार्टमेंट का मतलब ये है कि टिबिया या फीमर में से कोई एक बोन जो है वो रिप्लेस हो रही है, ठीक है। और बाई कंपार्टमेंट में हम समझ लेते हैं कि दोनों हो रही हैं। ट्राई में हम समझ लेते हैं कि तीनों जो है वो बोन्स रिप्लेस हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। यहाँ यूनी कंपार्टमेंट का मतलब ये है कि एक साइड की टिबिया और फीमर रिप्लेस हुई है, या वो मीडियल साइड की भी हो सकती है और लेटरल साइड की भी हो सकती है, लेकिन एक साइड की टिबिया और फीमर दोनों रिप्लेस हुई हैं। बाई कंपार्टमेंट का मतलब ये है कि दोनों साइड की मीडियल और लेटरल दोनों साइड की टिबिया और जो फीमर हैं वो रिप्लेस हुई हैं। और ट्राई कंपार्टमेंट का मतलब है कि दोनों साइड की टिबिया और फीमर के साथ साथ पटेला भी रिप्लेस हुई है। इसमें पटेला भी आ जाती है, ट्राई 3 नाम से पता चल रहा है, ठीक है। तो आपने इनसे यूनी कंपार्टमेंट, बाई कंपार्टमेंट, ट्राई कंपार्टमेंट से हरगिज़ ये मुराद नहीं लेनी कि एक बोन रिप्लेस हो रही है टिबिया और फीमर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक साइड की दोनों बोन्स जो है वो रिप्लेस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स आ जाते हैं। इसमें 2 एक्स्ट्रा प्रोसीजर है हमारे पास, एक है मोबाइल बेरिंग वर्सेस नॉन बेरिंग और दूसरा है पीसीएल स्प्लिटिंग वर्सेस नॉन स्प्लिटिंग। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मोबाइल बेरिंग वर्सेस नॉन बेरिंग। इसका मतलब क्या है? इसमें जो हमारे पास मोबाइल बेरिंग होगी ना, उसमें जब हम नी की रिप्लेसमेंट करेंगे या नी की आर्थ्रोस्कोपी करेंगे तो उसमें हम नी जॉइंट के दरमियान में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर रख देते हैं, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हम नी जॉइंट के दरमियान में रखते क्यों हैं? हम इसलिए रखते हैं कि हमने जो इम्प्लांट डाला है, ठीक है, जो हमने इम्प्लांट डाला है उसको वियर एंड टेयर से बचाया जा सके, ठीक है। इसलिए हम जो है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर रख देते हैं। अब जो स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा कि जो सुपीरियर सरफेस है वो जो फीमर के साथ इन कॉन्टैक्ट होगी वो कॉन्डाइल की शेप की होगी और जो टिबियल प्लेटो फ्लैट होगी, ठीक है। और उसके ऊपर जो मूवमेंट है वो इस तरह होगी कि आपको दरमियान में एक स्पेस कम हुई हुई होती है, ठीक है। दरमियान में स्पेस कम हुई हुई होती है तो हम उस स्पेस को फिल करने के लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर रख देते हैं ताकि जो है मज़ीद वहाँ पे फ्रिक्शन और लूजनिंग और वेयर एंड टेयर ना हो इम्प्लांट की, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास है नॉन वेट बेरिंग, वो इसका उलट होगा कि हम जब भी आर्थ्रोस्कोपी या ट्रांसप्लांट प्रोसीजर करेंगे नी जॉइंट के अंदर तो हम एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो नी जॉइंट के अंदर नहीं रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पीसीएल स्प्लिटिंग वर्सेस नॉन स्प्लिटिंग। जब भी हम नी का ट्रांसप्लांट करते हैं ना तो पीसीएल की स्प्लिटिंग होती है, तो हमें पीसीएल को पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को डिटैच करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन नॉन स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की स्प्लिटिंग या उसकी डिटैचमेंट ना करें, उसको स्पेयर रखा जाए। और ये नॉर्मली किन केसेस में होती है? अगर यूनी कंपार्टमेंट नी आर्थ्रोप्लास्टी हो तो उसके अंदर हम पीसीएल की स्प्लिटिंग नहीं करते, कोशिश करते हैं कि पीसीएल को स्पेयर कर लिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है और लिगामेंट की जो ब्लड सप्लाई वो कम होती है, ठीक है। अगर हम इसकी डिटैचमेंट करेंगे दोबारा से इसको वहाँ पे अटैच करेंगे तो इसकी ब्लड सप्लाई कम है, वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस जो है वो डिफ़िकल्ट होगा, हीलिंग स्लो होगी। इसलिए कोशिश की जाती है कि यूनी कंपार्टमेंट वगैरह के केसेस में जो इसकी स्प्लिटिंग ना की जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फिक्सेशन मेथड। फिक्सेशन मेथड 3 तरह के होते हैं, सीमेंटेड, अनसीमेंटेड और हाइब्रिड। ये फिक्सेशन मेथड्स हम सबके अंदर पढ़ चुके हैं और तकरीबन सेम ही होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इम्प्लांट डिज़ाइन। इम्प्लांट डिज़ाइन भी हमारे पास 3 तरह के होते हैं, अनकंस्ट्रेंड, सेमी कंस्ट्रेंड और फुली कंस्ट्रेंड। जो हमारे पास होते हैं ना अनकंस्ट्रेंड में हमारे पास मेटल ऑन मेटल की सरफेस होती है और इसमें जो मूवमेंट्स अलाउ की जाती हैं अनकंस्ट्रेंड में वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती हैं। ओनली फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट्स अलाउ की जाती है। रोटेशनल मूवमेंट्स जिसमें वैल्गस रोटेशन मूवमेंट्स अलाउ नहीं की जाती क्योंकि वैल्गस या वैलस डिफॉर्मिटी आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और इसीलिए अनकंस्ट्रेंड के अंदर सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट अलाउ हो रही है, तो हम ये उन पेशेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं जिनमें हमें स्टेबिलिटी रिक्वायर होती है।
ठीक है, जिनमें हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू मोबिलिटी। और आपको पता है कि स्टेबिलिटी रिक्वायर होती है ओल्डर पेशेंट्स के अंदर, ठीक है, उन्होंने ज़्यादा मूव नहीं करना होता, उनको ज़्यादा मोबिलिटी रिक्वायर नहीं होती, उनको जो स्टेबिलिटी रिक्वायर होती है, इसलिए हम अनकंस्ट्रेंट जो है वो ओल्डर पेशेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं। ये वही बताया हुआ है कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट्स अलाउ की जाती हैं अनकंस्ट्रेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेमी कंस्ट्रेंट। सेमी कंस्ट्रेंट के अंदर जो है सम डिग्री ऑफ मूवमेंट इज़ अलाउड, ठीक है, अनकंस्ट्रेंट से ज़्यादा और फुली कंस्ट्रेंट से कम मूवमेंट जो है वो सेमी कंस्ट्रेंट के अंदर जो है वो अलाउ की जाती है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है फुली कंस्ट्रेंट। फुली कंस्ट्रेंट जो है इसमें क्या होता है कि इसको हम यंग पेशेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं। यंग पेशेंट्स के अंदर हम यूज़ इसलिए करते हैं कि फुली कंस्ट्रेंट के अंदर हमें जो है वो मोबिलिटी ज़्यादा रिक्वायर होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेबिलिटी। यंग पेशेंट्स के अंदर हमें उन्होंने ज़्यादा चलना फिरना होता है ना, तो उन्हें मोबिलिटी ज़्यादा रिक्वायर होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेबिलिटी। और जो फुली कंस्ट्रेंट है वो हमें मोबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू स्टेबिलिटी, इसलिए हम फुली कंस्ट्रेंट जो है वो यंग पेशेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इमोबिलाइजेशन कैसे करवानी है हमने। नी की रिप्लेसमेंट जब हो जाए तो फिर उसके बाद हमने इमोबिलाइजेशन कैसे करवानी है पेशेंट को। नी को हमने जो है वो एक्सटेंशन पोजीशन के अंदर रखना है, ठीक है, और हमने सेकंड पॉइंट पे क्या आता है कि हमने कंटिन्यूस पैसिव मोशन करवानी है। नी के लिए जो हमारे पास बेस्ट मूवमेंट है ना वो यही होती है, कंटिन्यूस पैसिव मोशन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक मशीन होती है और उसको हम नी पे लगा देते हैं और उस मशीन के ऊपर हम रेंजेस सेट कर देते हैं, ठीक है, और वो मशीन फिर क्या करती है कि उस लेग को उन रेंजेस के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट आ जाता है कि नी के अंदर जो है वो अर्ली वेट बेरिंग करवानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्वाड्स इनहिबिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से नी के अंदर जो है वो अर्ली वेट बेरिंग करवानी चाहिए। क्वाड्स इनहिबिशन किस तरह होती है कि जो हमारे मैकेनोरिसेप्टर्स हैं वो कंटिन्यूसली हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं भेजते, तो उसकी वजह से क्वाड्स की इनहिबिशन हो जाती है। इसलिए इसके क्वाड्स इनहिबिशन से बचने के लिए हम अर्ली वेट बेरिंग करवाते हैं और साथ में हम इसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वगैरह भी करवाते हैं, ताकि जो है वो उसमें रिफ्लेक्स इनहिबिशन ना हो या क्वाड्स इनहिबिशन ना हो, ठीक है। और इसमें आ जाता है कि क्वाड्स इनहिबिशन से बचने के लिए हमें जो है वो क्वाड्स मसल की एक्टिवेशन करवानी चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम टो डाउन, टच डाउन, पार्शियल वेट बेरिंग, ठीक है, और फुल वेट बेरिंग एक्सरसाइज हम करवाते हैं। और इसमें है कि क्वाड्स इनहिबिशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो क्वाड्स मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवानी चाहिए, ठीक है। उनकी कॉन्ट्रैक्शन कैसे करवा सकते हैं हम, SLR से, स्ट्रेट लेग रेज करवा के हम जो है अपने क्वाड्स मसल्स की इनहिबिशन करवा सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेट लेग रेज है ये क्वाड्रिसेप मसल्स ही करवा रहे होते हैं। इसलिए जब हम इसको SLR करवाएंगे तो क्वाड्स मसल की एक्टिवेशन होगी, और SLR जो हमने है वो हमेशा एक्टिव असिस्टिव में करवानी है, ठीक है। दूसरा ये कि जो SLR है वो साइड लाइन में कभी भी नहीं करवानी, हमेशा सुपाइन लाइन में करवानी है, ठीक है। SLR करवाने से क्या होगा कि हमारा जो क्वाड्स मसल है वो उसकी एक्टिवेशन होगी और उसकी इनहिबिशन नहीं होगी, इनहिबिशन को रोकेगा। और SLR को हमने साइड लाइन में क्यों नहीं करवाना, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी जो नी की अलाइनमेंट है ना वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। इससे ज़्यादा ज़ोर आता है, स्ट्रेस आता है नी के ऊपर, और फिर हमारे नी पे वेल्गस और वेरस डिफॉर्मिटी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जब हमने प्रोग्रेशन करनी है तो क्या करना है। इसमें सबसे पहले तो हमने जब प्रोग्रेस करना है तो वेट बेरिंग की तरफ जाना है, तो सबसे पहले पेशेंट को वही टच डाउन, टो डाउन, ठीक है, पार्शियल वेट बेरिंग और फुल वेट बेरिंग की तरफ लेके जाना है। उसके बाद जब भी हमने पेशेंट को खड़ा करना है ना तो उसको आर्थ्रोसिस दे देने हैं, ऐसे आर्थ्रोसिस देने हैं जो एक्सटेंशन में लॉक हो जाएं, ताकि जो पेशेंट का नी है वो बकल ना करे जब वो एक्सटेंड करे अपने नी को, ठीक है, क्योंकि उसके मसल्स अभी वीक होते हैं और वहाँ पे नी की बकलिंग के चांसेस होते हैं। इसलिए हमने ऐसा आर्थ्रोसिस देना है जो एक्सटेंशन में लॉक हो जाए और नी को वहाँ पे स्टेबल करके रखे और नी की बकलिंग ना होने दे, ताकि मज़ीद वहाँ पे फोर्स ना लगे और डैमेज ना हो। उसके बाद इसमें आ जाता है कि और ये जो आर्थ्रोसिस होता है ना इसमें हम डिग्री सेट कर देते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन में लॉक करके फिर खड़ा करना है पेशेंट को और वेट शिफ्ट करना है, ठीक है, और इसके ऊपर हम डिग्री सेट कर देते हैं। और जब भी फॉर हम ना इसमें तकरीबन 15 डिग्री तक सेट करते हैं। जब भी 15 डिग्री से ज़्यादा मूवमेंट होने लगती है ना तो वो वहाँ पे जो आर्थ्रोसिस है वो खुद ब खुद उसको स्टॉप कर देता है, ठीक है। इसीलिए हमने जो स्टार्ट में वो 15 to 20 डिग्री तक हम नॉर्मली कर लेते हैं सेट, ठीक है। जब हम प्रोग्रेशन कर रहे होते हैं आर्थ्रोसिस पे 15 to 20 डिग्री तक सेट कर लेते हैं। जब भी 15 to 20 डिग्री से ज़्यादा नी पे फ्लैक्शन
होने लगती है तो क्या होता है कि जो आर्थोसिस है वो उसको वहाँ पे स्टॉप कर देता है, उसको मज़ीद नी फ्लेक्शन में जाने नहीं देता। फिर जब हमने मज़ीद प्रोग्रेस करना है तो फिर हम जो है वो आर्थोसिस उतार के कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि आर्थोसिस पहना के उसके ऊपर जो डिग्रीज़ है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि पेशेंट का जो नी है वो कब बकल कर जाए, वो गिर जाए, इसलिए हम उसके ऊपर जो है फिर उसको आर्थोसिस यूज़ करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है कि अगर कोई पेशेंट है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, और अगर उसकी लो इम्पैक्ट वर्क है, ठीक है, उसकी ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है जो लो इम्पैक्ट डालती हैं, तो उसमें हमने एटलीस्ट 6 मंथ्स तक जो है वो रिटर्न टू फंक्शन नहीं करना। और अगर ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो मॉडरेट इम्पैक्ट डालती हैं, उसमें 8 to 9 मंथ्स तक हमने प्रोग्रेस नहीं करना। और अगर हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ हैं तो उसमें हमने 12 मंथ्स तक प्रोग्रेस नहीं करना। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाती है मसल सेटिंग ऑफ क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स की हमने मसल सेटिंग कैसे करवानी है? क्वाड्रिसेप्स की हमने जो मसल सेटिंग है ना वो हमेशा शॉर्ट आर्क में करवानी है, शॉर्ट आर्क मसल सेटिंग करवानी है। शॉर्ट आर्क मसल सेटिंग किस तरह करवानी है? जैसे अभी हमने पढ़ा कि क्वाड्स की हमने पढ़ा कि इनहिबिशन हो जाती है, तो फिर हम SLR करवाते हैं, ठीक है। इस तरह जब हमने क्वाड्स की मसल सेटिंग भी करवानी है ना, तो क्वाड्स की जो है पहले शॉर्ट आर्क यूज़ करनी है। शॉर्ट आर्क किस तरह यूज़ करनी है कि जब हम कहते हैं ना कि स्ट्रेट लेग रेज में जाके पेशेंट की नी के नीचे हमें टावल रख देते हैं, टावल का रोल बना के रख देते हैं पेशेंट की नी के नीचे, तो उस टावल के रोल को हम जो यूज़ करें ना उसे हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट आर्क मसल सेटिंग है, ठीक है। और उसमें जो है जब हम टावल रखते हैं ना पेशेंट की नी के नीचे, तो उसमें जो है 15 डिग्री तक जो है ना वो बन रहा होता है। उसके बाद जो है हम उसमें कंप्रेस करवाते हैं। नी के नीचे जो है हमने बड़ी चीज़ बिल्कुल नहीं रखनी, लाइक तकिया वगैरह नहीं रखना, ठीक है। इससे जो है एंगल ज़्यादा होगा, और एंगल ज़्यादा होने की वजह से जो फिर वहाँ पे नी के ऊपर लोड वगैरह आ सकता है। इसलिए जो है हमने मसल सेटिंग हमेशा शॉर्ट आर्क से स्टार्ट करवानी है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने प्रोग्रेस करना है लॉन्ग आर्क मसल सेटिंग की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता जब हमने फिर प्रोग्रेशन करनी है, ठीक है, ज़्यादा लोड डालना है नी के ऊपर, तो फिर हम जो है वो लॉन्ग आर्क मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि नी के ऊपर ज़्यादा लोड आए।